बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटिए, आसानियाँ बांटिए, अपनी ज़िंदगी भी आसान कीजिए और दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाइए। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुग़ल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। नई सुबह, एक और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का हर सुबह के आगाज़ में कि अल्लाह पाक ने हमें एक मुकम्मल सुबह अता की है, एक मुकम्मल इंसान बनाया है। हर चीज़ की नेमत, हर चीज़ की जो है हमें रहमत अता की है, सेहत वाली ज़िंदगी अता की है। वो लोग जो सेहत जिनके पास नहीं है या जिनको कोई भी बीमारी है या जिनके साथ कोई भी किसी भी किस्म का इशू है, चाहे वो मेंटल इश्यूज़ हों, चाहे वो फ़िज़िकल इश्यूज़ हों, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी बीमारी को जल्द अज जल्द उनसे दूर करे और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं, उनकी जितनी भी मुश्किलात हैं, उन तमाम को वो हल करे। आज मैं इस तरह से भी स्टार्ट कर रही हूँ, अपनी मतलब एक दुआ से भी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आप तमाम लोगों के साथ इसी तरह की बातें कंटिन्यू रखें। टॉपिक्स बहुत सारे, चीज़ें बहुत सारी, हम हर टॉपिक पे डेली बात कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं से बात निकलती है तो किसी न किसी टॉपिक पे आके ज़रूर रुकती है और फिर उस टॉपिक पे रुकने के बाद वो कहीं ना कहीं किसी और तरफ भी निकल जाती है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कंक्लूजन एक होना चाहिए, मुद्दा एक होना चाहिए। हमें एक चीज़ पे कायम रह के पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलना चाहिए? नतीजा यही निकलना चाहिए कि कहीं ना कहीं से फ़ायदे की बात हो रही हो, कहीं ना कहीं से ऐसी कोई बात हो रही हो जिससे ज़िंदगी संवारने में मदद मिले, कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात हो रही हो जिससे ज़िंदगी को मज़ीद अच्छे तरीके से गुजारा जा सके। आसपास के लोगों का ख्याल रखने की तलकीन हमेशा मैं आपको करती हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिलों पर ये बात असर भी करती होगी और मैं अपनी तरफ से इसलिए पुरुम्मीद हूँ क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आप लोग हमें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि क्या पता कुछ लोगों ने मोटिवेट होकर चीज़ों पे अमल करना शुरू कर दिया हो, क्या पता कुछ लोगों ने जो है वो मोटिवेट होकर कचरा फेंकना बंद कर दिया हो। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे अगर कोई छोटा बच्चा भी हमारी बातें सुन के या हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनकी मोटिवेशनल जो बातें होती हैं वो सुन के कहीं ना कहीं अगर अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव ले आएंगे ना, तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे शो करने का मकसद, आप तमाम लोगों के जो है वो ज़िंदगी गुजारने का मकसद, आप तमाम लोगों से इंट्रैक्शन करने का मकसद, रोज़ सुबह मंडे टू फ्राइडे आप तमाम लोगों से बात करना, आप तमाम लोगों के लिए यहाँ पे आना, प्रेजेंट करना, सारी चीज़ों को अलाइन करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कंप्लीट। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी आपकी अपनी है, ज़िंदगी को आपने अपने तरीके से एंजॉय करना है, अपने दायरा कार में रहते हुए ज़िंदगी को जीना है। अल्लाह पाक ने हमें एक ज़िंदगी अता की है, ठीक है ना, और हमने उसकी तरफ लौट कर जाना है। तो यकीनन जब हम जाएं अल्लाह पाक की तरफ तो हमारे हाथ में कुछ होना तो चाहिए। मैं माल और दौलत की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आपके नेक आमाल की, आपकी उन चीज़ों की जो कि आपके साथ आखिरत में जाने वाली हैं। दुनियावी चीज़ों की बहुत फ़िक्र है हम सबको। आज का इंसान बड़ा सेल्फिश हो गया है, अपने लिए सोचता है, हम हमेशा से ये बात करते हैं, लेकिन आखिरत की नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि जो माल, जो दौलत, जो घर, जो है वो इतनी दुनिया की मैं चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी कर रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरे साथ जाएगा तो मेरे नेक आमाल जाएंगे, मेरे साथ जाएंगी तो लोगों की जो मैंने मदद की हुई है वो जाएगी, मेरे साथ जाएगा तो ज़िंदगी जिस तरह से मैंने गुजारी है नेक आमाल में, या जिस तरह से मैंने अपने आप को एक अपनी अच्छी ज़िंदगी को परस्यू किया है, मेरे साथ वो जाएगा। तो जब आप तमाम लोग दिल में ये बात सोच लेंगे ना कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें जाने वाली हैं, दुनिया का माल और दौलत, दुनिया की सारी चीज़ें वो यहीं रह जाएंगी, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। एक ट्रैक पे चलते चलते ना थोड़ा सा ट्रैक आपका चेंज हो जाएगा और ये मोटिवेशन या ये इंस्पिरेशन या ये कहते हैं ना बदलाव, ये हम खुद ला सकते हैं। हम क्यों किसी को ब्लेम करें, हम क्यों किसी पे उंगलियां उठाएं, हम क्यों किसी को बोलें? भाई आप पहले अपने अंदर बदलाव लाएं, आप पहले अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, आप पहले अपने आप को देखें कि हु यू आर राइट नाउ, आप दुनिया के किस स्टेज पे खड़े हैं। आप स्टेजेस डिवाइड कर लीजिए ना, आप एक स्टेज ऐसे कर लीजिए 30, 60, 90, आप ये स्टेज रख लें। आप रखेंगे, देखिए अब देखिए अपने आप को मेजर करें, अपनी गलतियां एक साइड पे लिखें। एक कहते हैं ना एक कॉलम होता है, उसमें हम दो लाइंस बना देते हैं, ए साइड एंड बी साइड। आप अपनी गलतियां एक साइड पे लिखें कि आप में क्या क्या फ्लॉज हैं, आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, और उसके बाद दूसरे कॉलम में आप लिखें कि आपकी क्या क्या
ताकत है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, ये आपने रूटीन फॉलो करना शुरू कर दी, उस दिन आप ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे। उस दिन आपको ज़िंदगी गुजारने में बहुत आसानी होगी। जिस दिन आपने अपनी गलतियों पे काम करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपनी स्ट्रेंथ को अपनी कमज़ोरी ना बनाना छोड़ दिया। मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए चीज़ें, जिनके लिए लोग, उनके अपने प्यारे, अगर उनकी ताकत हैं तो उनकी कमज़ोरी भी हैं। और इन लोगों में ना मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। मैं इस बारे में, मैं हमेशा आप लोगों से नेचुरल बात करती हूँ, तो इन लोगों में मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। लेकिन मैंने भी अब ये चीज़ सोची है कि नहीं, आई जस्ट हैव टू ओवरकम दीज थिंग्स। मुझे अब बाहर निकलना है इन चीज़ों से कि जो आपकी कमज़ोरी, जो आपकी ताकत है, उसे कभी भी अपनी कमज़ोरी ना बनाइए, वरना लोग बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं इस चीज़ से। अगर उन्हें पता चल जाए कि आपकी कमज़ोरी क्या है तो फिर तो वो फ़ायदा उठाते हैं। बहुत ही मशहूर ज़माना हमने कहानी सुनी हुई है कि वो बादशाह की एक जान जो है ना वो तोते में बसती है, और उस तोते की गर्दन मरोड़ देते हैं तो वो जो बादशाह है वो भी मर जाता है। तो आप तमाम लोग कोशिश करें कि अगर आप लोगों की जान किसी में बसती है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, तो उनको कभी भी मतलब लोगों के आगे ना कमज़ोर नहीं पड़ें बताते हुए। हर इंसान के अपने इमोशंस हैं, हर इंसान के अपने जज्बात हैं, बट कोशिश करें कि कमज़ोर ना पड़ें, क्योंकि आप अगर कमज़ोर पड़ गए, आपने किसी के आगे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया, आपने कह दिया कि जी मैं जो है फ़लाँ के लिए, फ़लाँ मेरी कमज़ोरी है, मेरी माँ मेरी कमज़ोरी है, मेरा बाप मेरी कमज़ोरी है, मेरा भाई मेरी कमज़ोरी है, मेरा शौहर मेरी कमज़ोरी है, अगर आपने किसी के आगे बता दिया तो यकीन करें कि आप कि ज़िंदगी में वही इंसान जब कोई ना कोई कदम उठाने पे आएंगे तो सबसे पहले वो आपकी कमज़ोरी को हिट करेंगे। और ये फैक्ट है, ये दुनिया कर रही है, ये कोई एक बंदा नहीं कर रहा, ये कोई एक सिंगल बंदा नहीं कर रहा, ये दुनिया कर रही है। तो अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरी हमेशा अपने पास रखें। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि अर्श वाले से जिसके राब्ते मजबूत हो ना, फ़र्श वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आप लोग अल्लाह पाक से अपने राब्ते स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह पाक को अपना दोस्त बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं। आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमेशा अल्लाह से शेयर करें। आप लोगों में ठीक है, मैं समझती हूँ हमारे अक्सर लोग ऐसे हैं, और हमारे बहुत अच्छे मतलब फैमिली गैदरिंग या फिर हमारी जो फ्रेंड्स गैदरिंग होती है, नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ, बहुत अच्छी भी होती है, हमें बेहतर गाइडेंस भी मिलती है लोगों से। हम 4 लोगों के सामने बैठ के अगर अपने मसले की थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ डिस्कस कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो 4 लोग जो बात कर रहे होते हैं उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव गाइडेंस मिलती है। तो आपने बस यही करना है कि अगर आप किसी से बात करें तो पूरी बात ना बताइए, कोशिश करें कि कुछ हाइलाइट्स बताएं। हाइलाइट्स बताने के बाद देखें कि आपको क्या सजेशन मिलता है, और फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आपको अपने दोस्त में और आपको अपने दुश्मन में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने फ़र्क छोड़ दिया करना, जिस दिन आपने सोचा कि जो मेरा दोस्त है बस ये मेरा दोस्त ही है, अपने मतलब वो कहते हैं ना, एक लोगों ने एक कोटेशन है जो कि हमेशा कहते हैं हर दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला, वो यही इसीलिए कहते हैं कि आप कोशिश करें कि पहचानें। जब तक आप अपने अंदर की चीज़ों को नहीं पहचानेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, वो ये ऐड करना चाहूँगी कि आप पहले ख़ुद को देखें। आप तो सामने वाले के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, आप तो अपने दोस्त के साथ कोई जो है वो मसला तो नहीं कर रहे। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी खोट है, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी बेईमानी है, तो फिर आप सामने वाले को कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते। हमेशा से मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि सामने वाले को कभी ब्लेम नहीं करा करें, पहले अपने आप को देखा करें। और एक और चीज़ जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, सारा शऊर जो आएगा ना आपको सोचने का, समझने का, अपने आप को पहचानने का, वो आएगा एजुकेशन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बात कर लें उतना कम है। आज भी हम कोशिश करेंगे कि हम एजुकेशन के टॉपिक को भी साथ लेकर चलें। जितनी ज़्यादा पॉइंट्स हम आप तमाम लोगों तक पहुंचा सकें उतना बेहतर है। स्टूडेंट्स बेसिकली जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं या जो जाना चाहते हैं अब्रॉड फॉर स्टडिंग, और उनको कोई ना कोई चैलेंजेस हैं, वो आज का शो बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम आपको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास होंगे कुछ ऐसे गेस्ट जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। सो बी रेडी। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और अब वो मेरा और आपका वाला टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है जिसमें मेरी और आपकी कॉन्वर्जेशन होती है। अब बारी है उन तमाम गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराने की और उनसे कॉन्वर्जेशंस करने की जिनको हमने अपने शो में इन्वाइट किया है और वो लोग अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे शो के लिए आए हैं। मैं बात करी थी आप लोगों से इंट्रो में कि हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आगे बढ़ना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, किसी भी करियर को परस्यू करना है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़िंदगी का हिस्सा बनानी चाहिए, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन के साथ साथ हमें ना सिर्फ बच्चों की एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए बल्कि पेरेंटिंग भी बहुत ज़रूरी है। इस पे हम हमेशा ही बात कर रहे होते हैं। और एजुकेशन या पाकिस्तान के वो मसाइल जिनमें हमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है या कुछ काम करने की ज़रूरत है, उस पर हम जब तक बात करते रहेंगे जब तक कि कोई हल नहीं निकलेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर एक शो में बैठ के मैंने 1000 बातें की हैं, उसमें से अगर 500 या मतलब मेरे ख्याल से 100 भी अगर रेशियो हम लगा लें, आप लोगों ने उनको सुन लिया, उस पर अमल कर लिया, ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, तो यकीन जानिए सुबह उठ के आप तमाम लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, यहाँ पे गेस्ट को इनवाइट करना, ये सब करने का ना मकसद, हमारा एक वेल एग्जीक्यूटेड शो करने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। नई सुबह के स्टूडियो में इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है कुछ बहुत ज़बरदस्ती पर्सनैलिटीज़ ने। मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी फ्रॉम राइट हैंड साइड क्योंकि लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट। तो मैं यहाँ अपने शो में एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी को आज वेलकम करने वाली हूँ, बल्कि मैं 2 लोगों को एक साथ वेलकम करने वाली हूँ। वो इसलिए कि एक जो है वो पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने कुछ इतनी अच्छी आपको गाइडेंस दी थी। मैंने कहा था इंट्रो में कि स्टूडेंट्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो आज का शो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो उन्होंने इतनी अच्छी गाइडेंस दी थी कि आप सबके बेहद इसरार पे हमने उन्हें दोबारा अपने शो में इन्वाइट किया है ताकि कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि हम उनसे कर सकें और आज भी आपको बेहतर से बेहतरीन रहनुमाई मिल सके। लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट है हमारे पास कहानी में और वो ये है कि भाई वो आज आए हैं अपनी बेटर हाफ के साथ, जो कि ना सिर्फ उनकी बेटर हाफ है बल्कि उनके काम में, उनकी चीज़ों में भी उनका हाथ बटा रही होती हैं और अपने आप में एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी एम्पावर्ड कपल को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि साथ में काम कर रहा होता है और सबसे मेन चीज़ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में काम कर रहा होता है, क्योंकि ये लोग जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो फील्ड है एजुकेशन की फील्ड। स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड करना है, मैं अभी बात कर रही थी कि अगर आप लोग स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं और आपको बेहतर गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ आपने कांटेक्ट करना है अली हैदर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ में हमारे पास हैं मिसेस महक अली हैदर। वेलकम टू नई सुबह। कैसे आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन। बिल्कुल नहीं, आपने इतना अच्छा गाइडेंस दी थी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको, तो उन्होंने कहा कि दोबारा बुलाया जाए और कुछ क्वेश्चंस हैं उनके जो कि किए जाए। और आज तो महक आपसे भी बहुत सारी हमने बातें करनी है, कुछ जो है वो कहते हैं ना बोरिंग बातें लोगों के लिए होंगी लेकिन कहीं ना कहीं उनमें फ़ायदा भी ज़रूर होगा। आप लोगों से कंटिन्यू करेंगे बातों को, लेकिन साथ ही साथ ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। और मैं समझती हूँ हमेशा से मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते हैं उनके लिए बात होनी चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए और उन्हें हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि नई सुबह का हिस्सा बनाएं। इस वक्त मेरे साथ एक पर्सनालिटी मौजूद है जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, एनालिसिस भी हैं और उनसे मेरी अभी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस किया था जिसे हम ऑन एयर भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त नई सुबह की स्टूडियो में मौजूद है मेजर शेख एम नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू नई सुबह। सर थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। सर आपसे बहुत सारी बातें और जो ऑफ एयर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वो भी हम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और पर्सनैलिटी भी मौजूद है। भाई मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि अगर आप जॉब करेंगे तो वो आपका एक जो है ना बस खानदान चलेगा, लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपकी नस्लें पालेगा बिजनेस। तो एक बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वेल नोन बिजनेसमैन, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान मीडिया काउंसिल से उनका ताल्लुक है, डिफरेंट शोबा जात में अपना जो है वो मतलब कह रहे हैं लोहा मनवा रहे हैं और ना सिर्फ खुद काम कर रहे हैं बल्कि आगे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए। फिरोज अली कामदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने शो में so और बहुत सारे आपसे भी सवालात हैं रिगार्डिंग बिजनेस कम्युनिटी और सारी चीज़ों के लोगों को टिप्स देनी है आज आपने कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है। महक बातों का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप जो है वो एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं और साथ ही साथ जो है वो लोगों को, मैं लोग समझती हूँ स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रही होती हूँ। तो मैं अगर पूछूँ आपसे कि एक एजुकेशन कंसल्टेंट का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, एक एजुकेशन कंसल्टेंट का ये काम होता है कि टू ऑल दोज पीपल या स्टूडेंट्स जो कि
पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के पर्पस से, स्टडी पर्पस के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में, तो उनको गाइड करना, उनका वहाँ एडमिशन प्रोसेस करना, उनको वीज़ा ऑफिस तक पहुँचाना, ये एक एजुकेशनल कंसल्टेंट का काम होता है। ओके और आप जिस तरह से आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट नेस्ट आप लोगों ने एक आपका एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप लोगों को आगे कंटिन्यू करवाते हैं, परस्यू करते हैं, तो वहाँ का क्या प्रोसीजर है? अगर कोई आपके पास आता है, अप्रोच करता है, तो आप लोग उसे किस तरह से गाइड करते हैं? अच्छा, हम एजुकेशनल कंसल्टेंसी के साथ साथ उन्हें आइल्स, डिलिंगो, इसके साथ जो भी इंटरनेशनल टेस्टिंग्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट हो, वो सारी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनका, एक तो सबसे पहले बजट देखा जाता है, उनके बजट के अकॉर्डिंग उनकी सूटेबल कंट्री डिसाइड करवाई जाती है उनकी चॉइस के हिसाब से। देन फिर उनका एडमिशन 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ में उनके डिज़ाइड सब्जेक्ट्स में करवाया जाता है। एंड देन जिस यूनिवर्सिटी से उनका ओके हो जाता है, वहाँ पर उनका एडमिशन हो जाता है। देन वो फिर आइल्स या जो भी इंटरनेशनल टेस्टिंग उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, वो करने के बाद वो वीज़ा ऑफिस तक जाते हैं। देन फिर उनका वीज़ा हो जाता है तो आराम से चले जाते हैं। ठीक हो गया। अली, मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि लोगों का भी सवाल है, स्टूडेंट्स का भी, कि अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, बेसिकली आइल्स उनको नहीं समझ आता कि ये है क्या, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा डिफाइन करें। अच्छा, आइल्स बेसिकली एक हमारे पास एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है ये, ठीक है, और आइल्स की रिक्वायरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब आइल्स ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, बल्कि ये एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट है। अब किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो एशियन कंट्री में जाना है, शैंगिंग कंट्रीज में जाना है, यूरोपियन कंट्रीज या इवन यूएस वगैरह, दे रिक्वायर्ड आइल्स। अच्छा, आइल्स में हमारे पास ऐसा होता है कि 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। ठीक है। तो इन चारों मॉड्यूल्स के डिफरेंट बैंड्स होते हैं, 9 बैंड्स होते हैं, और इन चारों में से स्टूडेंट्स का टारगेट होता है कि लेट सपोज 7, 6.5 एटलीस्ट दे शुड टेक। अच्छा, ये थोड़ा सा वेरी कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, तो एटलीस्ट ओवरऑल आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है 7 बैंड्स। अगर हम बैचलर्स प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को भेजते हैं तो 6.5 भी होता है। तो बेसिकली एक टेस्ट है, टेस्टिंग लाइक एक फॉर्मेट है जिसको स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये बहुत खतरनाक है या हवा बना दिया गया है, लाइक दैट, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको सिस्टमैटिक वे में लेके जाए और प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसको जो है कन्वे किया जाए मैसेज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से 8.5 भी अभी मेरे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह है आउट ऑफ 9। क्या बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 8.5, 7.5 लेके आ रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ये कोई बिग डील है, बट इसमें कुछ हमारे फोकस करना पड़ता है जिसकी हम प्रॉपर कहना चाहिए गाइडेंस देते हैं। तो आइल्स की बेस्ट कहना चाहिए जो एक एडवांटेज है वो ये है कि ये एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट है और यूनिवर्सिटी की भी रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया मेरी वाइफ ने, पीटीई है, ओईटी है, डिलिंगो है, ये यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। आइल्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्बेसी एज वेल एज द यूनिवर्सिटी। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि वो आइल्स की तरफ आएँ, और ये 2 साल तक बेसिकली इसका रिजल्ट वैलिड रहता है। 2 साल बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो अगर एक स्टूडेंट का प्रोग्राम बन रहा है, जब वो हमारे पास आता है, हम उनकी एक असेसमेंट करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं मेरे पास 1 ईयर का टाइम है, वी गो फॉर द आइल्स प्रिपरेशन। तो दैट्स द थिंग कि आइल्स में अब इंशाल्लाह जैसे हम मजीद बात करेंगे तो आगे भी मैं गाइड करूंगा कि इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सकता है। बिल्कुल, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। नदीम साहब की तरफ बढ़ते हैं। सर, क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अगर हम बात करें एजुकेशन का एक रेशियो, एजुकेशन हमारा जो सिस्टम है वो आप कैसे देखते हैं? आप अपना थोड़ा सा इजहार राय कीजिए प्लीज़ इस पर। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में बात कर रही हैं, अर्बन को हटाकर अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा, तो आपका जो स्टूडेंट्स है बच्चा, वो तो स्कूल जा ही नहीं रहे। आपकी 40% समझ लें बच्चे, या 50% मैं तो कहूँगा विदाउट एक्सेजरेशन, कि वो स्कूल ही नहीं जा रहा। पहली बात तो ये कि उनको स्कूल लाने की ज़रूरत है। वी हैव टू क्रिएट इस तरह के स्कूल्स जहाँ पर वो बच्चे आ सकें, और वो बच्चे जो इस वक्त पेरेंट्स के लिए एक आमदनी का ज़रिया बने हुए हैं, उनके लिए वहाँ पे कोई इस तरह का सिलसिला क्रिएट किया जाए, कोई स्टिपेंड उनको दिया जाए, कोई वजीफ़ा दिया जाए, ताकि उनके पेरेंट्स भी जो हैं वो कंपेल्ड हों और वो बच्चों को स्कूल भेजें। तो स्कूल हैं बाज़ जगह, लेकिन बच्चों को इसलिए नहीं भेजते पेरेंट्स कि वो उनको आमदनी का ज़रिया बनाया हुआ है। ठीक है, गरीब गुर्बत है, मजबूरी है, तो उस मजबूरी को समझना होगा गवर्नमेंट को, और उनको पहले बात तो ये कि मेन स्कूलिंग सिस्टम में बच्चों को लाना होगा, किसी तरह से ये कंपलसरी करना होगा, जैसे शनाख्ती कार्ड है, आईडी कार्ड है, इस तरह के इसके अंदर कोई ऐसे फीचर्स देने होंगे कि इसके बगैर ये नहीं बन सकता, या ये एजुकेशन नहीं होगी तो आप ये नहीं कर सकते। सही। मोर ओवर इस वक्त आप अगर पाकिस्तान की वैसे सिनेरियो में देखें तो एक ट्रेडिशनल रिवायती स्कूलिंग सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम
ये सब उसी तरह से चल रहा है जैसे पहले चल रहा है। तकरीबन पूरी दुनिया में अब काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वो चेंजेस नहीं आई हैं। आज भी हमारा बच्चा वो भारी बस्ता और बैग उठा के, जो कि 20 केजी और 30 केजी का बैग होता है और उसकी कमर धोरी हुई थी, वो उठा के जो है वो स्कूल वैनों में बैठा हुआ और बेचारा जा रहा होता है। इंस्टेड के अब ज़माना चेंज हो चुका है, गैजेट्स आ चुके हैं। घर पे वो आता है तो वो बस्ता फेंकता है और वो सीधा अपना टैबलेट हाथ में लेता है और वो टैबलेट के अंदर जो है वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है। जो भी पेरेंट्स उसको गाइडेंस देते हैं कि अच्छा भाई तुम ये वाला शोबा एक्सप्लोर कर लो, जैसे इन्होंने कहा आइट्स का ये शोबा एक्सप्लोर करो, तो हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डाटा और आप कह लें कि आपके पास मवाद जो है वो अवेलेबल है पूरी दुनिया की हर चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे ये बैग सिस्टम को जब तक हम ख़त्म नहीं करते, लेटेस्ट ट्रेंड्स पे मॉडर्नाइज नहीं करते एजुकेशन सिस्टम को, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना चला आ रहा है। टीचर आप देख लें, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत आपके सामने है, बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर ये जैसे अभी आपने बात की, हमारे भाई अलीदर साहब ये बाहर का ही बता रहे हैं कि जी कि ये काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को बाहर भेजते हैं। ये तो गवर्नमेंट का अपना इदारा होना चाहिए। जिस तरह ये सिंध बोर्ड एग्ज़ाम है, इस तरह से कॉलेज बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन सिस्टम है, इनके अंदर प्रॉपर जो है सिस्टम होना चाहिए कि वो बच्चों को आगे जिस तरह से ये एजुकेशन कराते हैं, इसी तरह आइल्स की प्रिपरेशन की क्लासेस भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू होनी चाहिए कि हम कराते हैं, आप अपियर हों, ठीक है। गवर्नमेंट उसके अंदर जो है वो स्पॉन्सर्स करे। हमारे यहाँ एक ये ट्रेंड बन गया है कि हम कहते हैं कि जी हमारा जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, वो बाहर जा रहा है। ओ भाई आपकी परसेंटेज तो देखें, इस वक्त यूथ की परसेंटेज आपकी कितनी है, उसमें से कितना परसेंट जा रहा है ब्रेन तो आपके पास पड़ा हुआ है। आपका ब्रेन सारे ऑफिसेज आपके ऑक्यूपाई है, प्राइवेट सेक्टर आपका ऑक्यूपाई है, गवर्नमेंट सेक्टर आपका ऑक्यूपाई है। या तो ये होना कि बाकी जगह खाली हो गई और ब्रेन ड्रेन हो गया, बाहर चला गया और नासा चला गया, नासा 2 बंदे चले गए तो ब्रेन ड्रेन हो गया। तो यहाँ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल है, ब्रेन है, उनको बाहर भेजें, जाने दें, उनको पढ़ने दें। पूरी दुनिया में आप जितना भी भेज देंगे वो मुश्किल से 5% भी नहीं बनेगी पूरे पाकिस्तान की जो यूथ की पॉपुलेशन है। अब पूरा जो है ना वो खोल दें सारे जो भी इदारे हैं एयरपोर्ट से कि जाओ जी जाओ, हम फैसिलिटेट करते हैं, हम एडवर्टाइज करते हैं। आप अभी जैसे इनसे पूछ रही थी कि व्हाट डज आइल्स स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये आइल्स है क्या? बहुत सारे लोगों को उसका पता ही नहीं है, ठीक है, कि इसके ये 3 मॉड्यूल्स हैं, ये आपने करने हैं। वो बेचारा पहले तो जा ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस। तो ये चीज़ें स्कूल कॉलेज के लेवल पर एक सब्जेक्ट के तौर पर कराई जाएँ कि हाँ जनाब जर्मनी में ये होता है, फलां जनाब डेनमार्क के अंदर ऐसा है, अमेरिका में ये सिस्टम है, कनाडा में ये सिस्टम है, आप इन जगहों के लिए जाएं, इन जगहों के लिए सिस्टम करें। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं फजूल किस्म के, ठीक है, उसी के अंदर यही टॉपिक भी डाल दें आप, 1 चैप्टर इमिग्रेशन का डाल दें, 1 चैप्टर आप उसको एज इंग्लिश ही ले लें, कम से कम उसको नॉलेज तो मिल जाएगी बेचारे को, बच्चे को, ठीक है। आइल्स को आप इंग्लिश के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, उसी का वो जो सिस्टम है वो आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बच्चा उससे पहले से ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है, लिसनिंग के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी रिक्वायरमेंट है, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली पूरी दुनिया विजन 2030 की तरफ बढ़ रही है, जहाँ सारी चीज़ें ऑटोमेट होने जा रही हैं, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें हो जाएंगी, अल्लाह ने किया इंशाल्लाह। और हम भी कोशिश यही करते हैं कि हमारे शो के रेफरेंस से भी, हमारे प्लेटफॉर्म से भी इस तरह की वाइब्स को, जिस तरह की चीज़ें आप लोगों तक पहुँचें जो कि वाकई कहीं ना कहीं असर करें। फिरोज साहब, अगर हम बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें तो आप माशाल्लाह से आपका वास्ट बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स और इसके अलावा डिफरेंट काम है, आपके बिल्डर भी हैं साथ में। तो अगर हम देखें बिज़नेस कम्युनिटी ने, आप क्या समझते हैं, कुछ पिछले सालों के निस्बत ग्रो किया है या कहीं ना कहीं मंदी आई है? देखिए बात पता ही क्या सारी, किसी भी मुल्क की तरक्की हो उसके पीछे बिजनेसमैन कम्युनिटी का हाथ होता है। और लाइका अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग हैं। बात सारी है कि हमें खुल के बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा ना, बहुत सारे रीज़न से। सबसे बड़ी बात तो सिक्योरिटी रीज़न से, इसलिए मेरे ज्वेलरी का काम है और ज्वेलरी का तबका थोड़ा हाई प्रोफाइल तबका होता है, उस पर सिक्योरिटी रीज़न से। अब ओल्ड सिटी एरिया की बात करें तो ओल्ड सिटी एरिया में अगर दुकानें अक्सर बेशतर लेट ही खुलती है 12 बजे के बाद, तो 12 बजे से लेके 2 बजे तक तो बिजली होती ही नहीं है। 2 बजे के बाद आती है तो 3:30 बजे फिर चली जाती है, फिर 5:30 बजे आती है तो 7:30 बजे चली जाती है। तो आपको टाइम पीरियड मिला ही क्या है, टोटल 4 घंटे जो आपने बिजनेस करना है, जो बिज़नेस करना है। आज देखिए फैसिलिटीज़ तो हमारे पास जनरेटर की भी है, यूपीएस की भी है, लेकिन यूपीएस और जनरेटर्स पे आपके एसी ऑन नहीं हो सकते ना। और आजकल जो जिस तरीके से वेदर चल रहा है
तो कस्टमर्स भी आपको पता है अमूमन बेशतर शाम में ही निकलता है। ऐसा ही। और ज्वेलरी फील्ड ऐसी है कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली फील्ड है। तो बात सारी है कि अगर खुल के काम करने दिया जाएगा, फैसिलिटीज़ दी जाएगी, तो मुल्क की तरक्की इसमें होगी मेन किरदार। दूसरे नंबर पे ये कि बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ साथ अब कारोबार की पोजीशन है ना पहले जैसी रही नहीं है, इसलिए महंगाई का जो तूफ़ान आया है इसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अच्छा, ज्वेलरी की फील्ड ऐसी है कि आप अपने घर का खर्चा निकालने के बाद जो पैसे बचते थे तो वो एज अ ज्वेलरी में आप इन्वेस्टमेंट कर देते थे। ऐसा ही है। अच्छा, पहले शादी ब्याहों का रिवाज होता था तो वो पहले तयशुदा था कि भाई 10 तोले देना है, 15 तोले देना है। अब वो महंगाई की वजह से वो रिवाज भी कम हो गया है, तो हमारे बिज़नेस पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और बात सारी है कि बेचने परचेजिंग पीरियड भी एक हद तक है, लोगों के पास ज्वेलरी है वो भी बेच के कितना बेचेंगे बिल्कुल ऐसा ही। अपने माली हालात। देखिए, ज्वेलरी लोगों ने सेव की अपनी बच्चियों की शादी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आज वो ज्वेलरी अब सेल यूँ कर रहे हैं कि बिजली के बिलों की वजह से। So true। एक छोटे के, अब मेरी बात बताए, मेरी दुकान पे आदमी है, मैं 40,000 रुपये उसको तनख्वाह दे रहा हूँ, कल मेरे पास रोते हुए आया कि अली भाई मेरे घर का बिल 36,000 आ गया है, जबकि उसके घर में एसी नहीं लगा हुआ। तो बात सारी यही है, जब तक आप ताजिरों को खोल के काम करने नहीं दोगे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दोगे, तो वो क्या करेंगे। अब जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बाई बर्थ सुना रहा हूँ, मतलब बाई बर्थ से मुराद मेरा ख़ानदानी काम ज्वेलरी का है, लेकिन आज मैं उसके साथ तकरीबन 7-8 काम मज़ीद और कर रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर आदमी बोलता है कि मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, मैं अपने बच्चों को इस फील्ड में लाना ही नहीं चाह रहा, एजुकेशन की तरफ मैंने डाल दिया है। क्या बात है। माशाल्लाह मेरी बेटी, बड़ी बेटी डॉक्टर बन रही है। शी इज़ सिस टाइम इज़ फर्स्ट पोजीशन इज़ प्री मेडिकल। तो पढ़ाई वो हुनर है जो कभी वेस्ट नहीं होता। आदमी कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी सेटल हो सकता है इजीली पढ़ाई की वजह से। अच्छा, बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग हैं, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वर्ल्ड वाइज कहीं सेटल नहीं हो सकते सिवाय पाकिस्तान के। लेकिन अगर उनके साथ पढ़ाई का हुनर है तो वो ये अपना हुनर इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं ईजीली। तो बात सारी यही है कि काम के दौरान देखिए, बिल्डर की लाइन में अगर आप आ जाए तो मटेरियल इतना महंगा हो गया है, लोगों की कॉस्ट से ज़्यादा हो गया है। अब अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले खड्डा नहीं डलता था, माल बिका हुआ होता था, इसने 2 ले लिए, उसने 4 ले लिए, इसने 10 ले लिए। आज इतनी पब्लिसिटी करने के बावजूद भी उसके अंदर 10 to 15% माल भी बिक नहीं पा रहा। तो काम कैसे किया जाएगा। अब हालात इतने टिपिकल से टिपिकल होते जा रहे हैं, लोगों की इनफरादी कुव्वत ही नहीं रही कि कोई परचेजिंग करे एक्स्ट्रा। अब लोग अपने घर के खर्चों से फारिग नहीं हो रहे तो एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ जाएगा, बचता ही कुछ नहीं है। हाँ, बचता ही कुछ नहीं है ना। तो बात सारी यही है कि अल्लाह पाक आफियत वाला मामला रखे, और आफियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए देखिए ना, ये मौत का फरिश्ता है ना, किसी का दोस्त नहीं है। ये यूँ आएगा, रूह कब्ज़ करेगा, लेके चले जाएगा, दुनिया का दुनिया में रह जाएगा। तो लोग, बीमारियाँ इतनी उरूज पे चली गई है, आप हॉस्पिटल चले जाए, वेटिंग इतनी होती है, 6-6, 8-8 घंटे की वेटिंग होती है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बस आफियत वाला मामला रखे। और दुआ ही कर सकते हैं और अपने हैंड से जितना हो सके वो काम कर। देखिए ना, आप आवाज़ भी तो प्रॉपर उठा नहीं सकते ना। आप आवाज़ यहाँ उठाते हो, रात में आप कहीं और होते हो। तो कहने का मतलब यही है ना, आप खुल के, मतलब एज मैं जर्नलिस्ट बात करूंगा, मेरे माशाल्लाह अपने 7 न्यूज़पेपर्स है, मतलब हम खुल के छाप भी नहीं सकते ना। ऐसा ही है। तो बहुत सारे मामले, अभी हम यही ऑफियर बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें जो कि हमें नाप तोल के बोलनी पड़ती है। मसला यही है कि मीडिया दिखाता वही है जो आवाम देखना चाहती है। सर इसमें कहीं ना कहीं आवाम का भी कसूर है, सिर्फ मीडिया का कसूर नहीं है। नहीं, आवाम भी तो देखे ना, जैसी देखिए उलमा इकराम फरमाते, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान उस पर नाजिल किए जाएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें यही है, और मैं हमेशा से ये वाली बात करती हूँ कि आवाम को हमारी थोड़ा सा होश के नाखून लेने की ज़रूरत भी है। इसलिए ऐसा नहीं है लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे, लोग काम कर रहे हैं। अगर हम इदारे देखें, ऑर्गेनाइजेशंस देखें, तो कहीं ना कहीं काम हो रहा है। हम हर जगह जो है वो नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन आपका अपना भी फ़र्ज़ है भाई, मुल्क की, अपने शहर की तामीर और तरक्की में कुछ अपना भी किरदार अदा करें। ये नहीं कि आपने बस दूसरों पे ब्लेम कर दिया और आप कभी खुद से कोई काम नहीं कर रहे हैं। अली, अगर मैं आपसे बात करूं हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, जैसे नदीम साहब ने काफ़ी ब्रीफली इस पे बात की है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं, तो आप
क्या समझते हैं एज अ एजुकेशनिस्ट के हमें इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस हैं एजुकेशन सिस्टम में जो दरपेश हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे सर ने बात की है, कि हमारे करिकुलम में वो चीज़ें नहीं हैं जो अपडेटेड होनी चाहिए। हाँ। अब अगर हम कंपेयर करते हैं कैम्ब्रिज को, कैम्ब्रिज और नॉर्मल हमारा सिन बोर्ड हो गया, तो उसके और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब कैम्ब्रिज का स्टूडेंट पढ़ रहा है, ओ लेवल्स वो करता है, ओ लेवल्स करने के बाद वो ए लेवल्स पे आता है। अब द थिंग इज दैट कि ए लेवल के स्टूडेंट को, शायद आपकी नॉलेज में ये बात हो कि आइल्स की ज़रूरत नहीं है ए लेवल के स्टूडेंट को, उसको अपना जस्ट ए लेवल का अपना रिजल्ट शो करना है, उसका आइल्स एग्जाम्ड हो जाता है, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बहुत हाई है। अब अगर हम बात करते हैं ओ लेवल के स्टूडेंट की, तो ओ लेवल का स्टूडेंट जब हमारे पास आइल्स के लिए आता है तो उसको नो हाउ होती है, उसे पता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है, उसे पता है कि लिसनिंग किस तरह पिक करनी है, हमें राइटिंग के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बोर्ड की, तो वो एक स्टूडेंट जब आइल्स के लिए आता है तो पहले हमें उसको एक प्री आइल्स कोर्स कराना पड़ता है, ताकि उसकी फेमिलाइजेशन बढ़े, उसको पता चले कि आइल्स है क्या। अब सर की बात को मैं एग्री करूंगा कि अब कोर्स करिकुलम में हम अगर आइल्स का थोड़ा सा टच दे देते हैं तो एटलीस्ट स्टूडेंट जब हमारे पास आएगा तो थोड़ा नो हाउ होगी। एग्जैक्टली ना, हमारे पास जब स्टूडेंट आता है वो पूछता है पहले तो ये कि आइल्स में है क्या, और उसके दिमाग में एक बात होती है कि बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। पहला सवाल ये आता है, सर मैं कर लूंगा आइल्स, पहला क्वेश्चन ये आता है। पहले तो हम उनको मोटिवेट करते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक तो काउंसलिंग नहीं है, एक बहुत जरूरत है इसकी। एग्जैक्टली, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जरूरी है, इस पेरेंट्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। अब स्टूडेंट्स को पहले तो हम मोटिवेट करते हैं, यस आप कर सकते हो आइल्स, यू कैन डू इट, हम अपने पुराने रिजल्ट्स को शो करते हैं, इनकरेज करते हैं उनको। अब हमारे करिकुलम में अगर इंग्लिश को लेके देखा जाए तो काफ़ी हद तक हम वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहाँ होना चाहिए। अभी भी कुछ स्कूल्स में टेंसेस पढ़ा रहे होते हैं, था थे थी, पास्ट हो जाएगा, चुका चुके चुकी होगा, परफेक्ट होगा, आऊँगा जाऊँगा करूँगा, फ्यूचर हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये पैटर्न नहीं है। अगर ये पैटर्न सही होता तो आज डिफरेंट लैंग्वेज सेंटर्स में टेंसेस नहीं पढ़ाए जा रहे होते हैं। हम लोग भी जब टेंसेस पढ़ाते हैं, डिफरेंट हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो टेंसेस पढ़ा रहे होते हैं, वो बेस्ड ऑन द लॉजिक्स पढ़ाते हैं। एक लॉजिक होती है, रीजन होता है कि अगर प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा ही है। अब एक छोटी सी चीज़ और मैं ऐड करूंगा, अगर हम लैंग्विस्टिक की बात करते हैं तो लैंग्वेज में अभी तक बहुत सारे स्कूलों में 12 टेंसेस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लैंग्विस्टिक की बात करते हैं ऑक्सफोर्ड में, तो इस वक्त हमारे पास टोटल जो हैं वो 9 टेंसेस हैं। कैम्ब्रिज में 9 टेंसेस पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में या नॉर्मल स्कूल में वही 12 टेंसेस चल रहे हैं। अपडेट नहीं कर रहे ना हम अपने आप को, वही सर ने जिस तरह से बात की। बिल्कुल, तो हमें चीज़ों को अपग्रेड करना है, अपडेट करना चाहिए, और इन अ वे जो करंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए। अब जैसे प्लानिंग चलिए 2030 की, उसके आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, आइल्स में भी चेंजेस आते हैं, हर 10 साल बाद आइल्स भी अपने मॉड्यूल को चेंज करता है। ऑक्सफोर्ड की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है वो हर 5 साल बाद रिन्यू होती है। बहुत सारे वर्ड डिक्शनरी से ऑब्सलीट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड था एबोल्यूशन का मतलब पहले वजू करना होता था, ठीक है। करंट डिक्शनरी में एबोल्यूशन का मतलब है टू वॉश योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, तो ऑब्वियसली बात है वो वजू नहीं रहा, वजू नहीं, चेंज हो गया। और ये चीज़ें वो हैं जो अपडेट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि करिकुलम के साथ साथ टीचर्स को भी एक अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए। हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो खुद रिसर्च कर रहे हैं, खुद बैठ के पढ़ रहे हैं, खुद लिंक्स कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कैमरे से, बट वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म जहाँ हमें भी फैसिलिटेट किया जाए। तो टीचर्स को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ उनको एजुकेट किया जाए, उनके वेबिनार्स होने चाहिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नो इश्यू विद दैट, लेकिन उन्हें भी आप नॉलेज दें ताकि वो अपनी नॉलेज को आगे जो है पास आउट कर सकें। अब जरूरी नहीं हर इंसान मुकम्मल नहीं सीख सकता, और सीखने का अमल तो हमेशा जिंदगी भर जारी रहता है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई छोटा बच्चा भी आपको कोई ऐसी बात सिखा सकता है जो आपको नहीं पता हो, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान टीचर है तो उसे सब पता है, उसे भी अपने आप को अपग्रेड करना। महक, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ अगर हम स्कूल लेवल की भी बात करें, मॉन्टेसरी का बच्चा या प्ले ग्रुप का भी बच्चा स्कूल जाता है, और अगर उसको एक मैट्रिक पास टीचर मिले जिसकी खुद की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई तो वो क्या ही बच्चे को पढ़ा पाएगी। हमारे पास मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी देती हूँ। कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास तो उन्हें इंग्लिश के कुछ बेसिक वर्ड्स की भी मीनिंग्स नहीं पता होते, क्योंकि उनके साथ वो स्कूल में यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, ना ही उनके पेरेंट्स को इतनी नॉलेज है। इस सब में होता क्या है, जो बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज लेवल तक पहुँचते, जब वो आइल्स की या किसी भी इंटरनेशनल टेस्टिंग तक पहुँचते, तो वो लिसनिंग के साथ, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग किसी भी मॉड्यूल के साथ फेमिलियर ही नहीं होते, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए एलियन लैंग्वेज है। तो उनके डेली यूज़ में जब वो चीज़ है ही नहीं तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ना सिर्फ मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि
टीचर्स को वो मैनर्स भी होने चाहिए कि हाउ टू डील विद द स्टूडेंट, कि आपको पता होना चाहिए अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है या वो उसके साथ कुछ कोई इशू है, नहीं वो अपने फिजिकल पनिशमेंट इज नॉट द वे। एग्जैक्टली, वो अब हमने ये कर दिया कि डर खौफ बच्चों में बिठा दिया है। और एक पेरेंट्स की तरफ अगर हम आते हैं, मैं ज़रूर ये महक आपसे भी पूछना चाहूँगी कि पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है, अभी छेड़ेंगे तो आगे बहुत कहानी जाएगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक है, आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और मैंने कहा कि ज़रा हमारे गेस्ट जो हैं वो चाय वाय पी लें, उसके बाद हम वापस आते हैं दोबारा ब्रेक से, ताकि उनसे प्रॉपर बात हो सके। कल हम बात कर रहे थे इसी चीज़ पे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाय के बहुत एडिक्ट होते हैं। कल हमने वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया था अपने शो में, जो कि आप लोगों ने देखा भी और अप्रिशिएट भी किया। मैं समझती हूँ आप लोगों की अप्रिसिएशन, आप लोगों का साथ, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और ये फीडबैक, ये सोशल मीडिया पर ना हमारे साथ आप इसी तरह से कनेक्ट रहा करें, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। और लाइव तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। अगर हैं आपके कुछ क्वेश्चंस तो आप वो भी पूछ सकते हैं हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनसे। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी आज का प्रोग्राम मिस ना करें, क्योंकि उनके लिए तो फ़ायदे की बात हो रही है। नदीम साहब, अगर हम बात करें, अभी जो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है उनकी मतलब उनकी प्रोग्रेस, उनकी डेवलपमेंट, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि टीचर्स की डेवलपमेंट पे किस तरह से काम होना चाहिए? देखिए, मैं तो इस चीज़ का फेवर करता हूँ कि टीचर्स के लिए भी एक एकेडमी होनी चाहिए। जिस तरह मैरीन एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमीज़ हैं, ठीक है, CSS ऑफिसर्स के लिए एकेडमी है। इस तरह ये जो गवर्नमेंट का आपका पूरा कार्डर है, आपका ये एजुकेशन वाला, इसके अंदर भी जितने भी लोग आप लाते हैं उनके लिए भी एकेडमी होनी चाहिए। सही, इनकी सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। आज जो मर्जी बंदा भर्ती हो जाता है, चाहे उसने कभी टीचिंग की है नहीं की है, चिटिंग करके वो पास हो जाता है, वो क्वालिफाई कर लेता है, एंड वो क्लास के अंदर खड़ा होता है बच्चों के सामने, ठीक है। ना हमें उसके एप्टीट्यूड का पता होता है, ना उसके क्वालिफिकेशन का पता होता है। इसीलिए आप देखिए कि गवर्नमेंट के स्कूल सिस्टम तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, वैनिश्ड है। सिर्फ गरीब बच्चा ही जो पढ़ रहा है, जो मजबूरन पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ रहा है, शौक़ से। तो ये ज़रूरी है कि इनकी भी टीचिंग ट्रेनिंग हो। इसी तरह से आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी भी कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। बस उन्होंने अगर कोई भी एनीबडी जो MS कर लेता है, MPhil कर लेता है, ही इज़ क्वालिफाइड फॉर टीचिंग इन दी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसी तरह के लोग जा रहे हैं जिनका ना एप्टीट्यूड है, वो कोई और जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम के अंदर वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा भी रहे हैं। तो इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस वक्त एजुकेशन का मेयार है वो भी हल्के हल्के गिर रहा है, क्योंकि बच्चे अब वो एक कमर्शियल एक बिज़नेस बन गए कि इतने पैसे हैं, इतनी फीसें दें और आप आएँ और आप पढ़ें, ठीक है। फिर अगर जब टीचर अच्छा नहीं होता तो वो बच्चे को साथ लेके नहीं चलता, वो उसको साथ पढ़ाता नहीं। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है वो करिकुलम का है कि आप इतने बड़े बड़े कोर्सेज बच्चों को दे देते हैं। आप कहते हैं कि यार ये पूरी बुक है और 4 महीने का सेमेस्टर है, इसमें आपने 4 ये कोर्सेज करने। फिर हमारे यहाँ जो जाहिल तबका है, ये जो बाय वर्च्यू किसी तरह से पढ़ा के ऊपर आ जाता है MS करके, वो यही समझता है कि शायद ये बच्चा पूरी बुक जो है ना, 4 बुक है, ये 4 महीने के सेमेस्टर के अंदर हजम कर लेगा। उसमें टोटल 16 क्लासेस होती हैं उसकी। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 16 क्लासेस में कहीं से भी मैं पेपर दे दूंगा, मैं तो बड़ा सख्त आदमी हूँ, मैं तो बड़ा दीनदार आदमी हूँ, मैं तो 2+2 करता हूँ। वो उस तरह के पेपर देता है, बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर दोबारा वही कोर्स के पैसे देते हैं, वो ढूंढते हैं यार कौन सा टीचर अच्छा है जो आसानी से पास कर देता है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटियाँ छुपा देती हैं, उन टीचर्स के भी नाम छुपा रहे हैं। भाई आप लोगों को लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्शन दें, बच्चों को दें। बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया, उसको अपनी मर्जी होनी चाहिए किस टीचर से पढ़ना चाहता है, और आपको देखना चाहिए कि किस टीचर से बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे। बिल्कुल, जो टीचर जिससे बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे वो जनाब डिसिप्लिन कमेटी का सदर बना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है।
वो बच्चों का कैरियर तबाह कर रहा है। वो एक रोबोट आदमी है जिसमें इंसानी हिस्स नहीं है और वो बच्चों के कैरियर तबाह कर रहा है। और यूनिवर्सिटी खोजेगा जी बड़ा डिसिप्लिन रखता है, क्यों? वो रोबोट है, उसके अंदर एहसास नहीं। तो इस तरह के जब लोग आ जाते हैं, ये तबाह कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सिस्टम्स को। फिर हमारे बच्चे जॉब्स कर रहे हैं। हमारा मुल्क कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है जहाँ हमारे स्टिपेंड्स मिल रहे हैं। बच्चे सुबह बेचारे जॉब्स करते हैं, शाम को आके वो लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ जनाब फौजी डिसिप्लिन नाफिज किया हुआ, 2 मिनट लेट हो जाएगा तो जनाब हम उसको 3 छुट्टी हो जाएगी तो वो कोर्स नहीं दे सकता, 1 मिनट लेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। इसीलिए मैंने हमेशा हर जगह फोरम पर ये सजेस्ट करता हूँ कि देखिए अब ऑनलाइन का ज़माना है, फ्रीडम लिबर्टी ऑफ एक्शंस का ज़माना है। लोगों की कन्वीनियंस के ऊपर रख के आप, ठीक है, एट देयर कन्वीनियंस आप करिकुलम डिज़ाइन करें, ऑनलाइन करें। कोई आना चाहता है आए, कोई नहीं आना चाहता, आपने ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो अटेंडेंस लगाता है, वो अटेंड करता है, ठीक है। जूम है, मीटिंग है, गूगल मीट है, देयर आर सो मैनी चैनल्स अवेलेबल, उसके ऊपर भी हो सकते हैं। बस एक वो भेड़ चाल बनी हुई है और उसके अंदर ये इन्होंने इस तरह के लोग जो पुराने चले आ रहे हैं टीचर्स हैं, जिन्हें ना पढ़ाने की तमीज़ है, ना उन्हें लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता है, ठीक है। उन्होंने दीन की इंटरप्रिटेशन भी बहुत सख्त किस्म की हुई है कि बस ठीक है आंखें ही निकाल देंगे तो ज़बानें काट देंगे, तो ये वाला। तो उस तरह के लोग अभी छाए हुए ज़्यादातर। अल्लाह ने किया हल्के हल्के ये लोग जब हटेंगे और मॉडर्न किस्म के ये अली हैदर साहब जैसे, ये बहन जैसे इस तरह के लोग आएंगे जो चीज़ों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स भी आगे आएगा, पढ़ेगा, अच्छी तरह से आगे जाएगा। उसे ये पता होगा यार ये पूरी बुक नहीं पढ़नी, इसमें से ये इंपॉर्टेंट 16 क्लासेज हैं, तो 16 क्लासेज में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही पेपर में आएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यही करो। ये 16 तो टॉपिक्स कर लो तुम। उसके अंदर जो है वो 100 टॉपिक्स हैं, मैं तुम्हें 16 क्लासेस ले रहा हूँ, तो 16 टॉपिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो कर लो। तो वहाँ एक कोई खंगड़ किस्म का बुड्ढा अगर बैठा होगा ऊपर किसी हाइट के ऊपर, तो वो कहेगा कि जनाब ये तो उन्होंने पेपर आउट कर दिया 16 टॉपिक। ओ भाई वो 100 नहीं कर सकता तो 16 तो कर ले। तो ये अजीब अजीब किस्म के लोग बैठे हुए हैं हर जगह, विच आर नॉट फ्रेंडली, विच आर नॉट ह्यूमन्स, इन द गार्ब ऑफ ह्यूमन्स, अपरेंटली सीम्स टू बी ह्यूमन बट दे आर नॉट एक्चुअली ह्यूमन्स। उनमें एहसासात नहीं है, वो प्रॉपर ह्यूमन नहीं है, वो एक रोबोट्स हैं, ठीक है। तो वो उसी फील्ड के अंदर बस अपने चल रहे हैं और लोगों के साथ सख्तियाँ की हुई। तो ये सख्तियाँ हमारे सिस्टम को तबाह कर रही हैं। सर आपकी बात से मैं इसलिए रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज ये एक वो चीज़ है जो कि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है बाकायदा इंटरमीडिएट में, कि मैं अपनी क्लास में थी एंड आई वाज डूइंग माय पेपर, और सडनली मुझे फील हुआ कि बराबर में, मेरे बिल्कुल बराबर वाली बेंच पे जो लड़की मौजूद है, शी इज़ चीटिंग, वो कर रही थी चीटिंग। और मैंने जब हमारे जो इंचार्ज थी, जो रूम इंचार्ज थी, उनको बुलाया और उनको कंप्लेन की। शी वाज लाइक आपको क्या प्रॉब्लम है? एंड आई वाज लाइक ओ मतलब हम पूरा साल मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऐसे लोग आके जो है ना वो हमें 2 मिनट में जो है ना वो डच कर जाएंगे। मैं वहाँ से सीट से खड़ी हुई, मैंने कहा मैं पेपर नहीं करूँगी, आप पहले इनसे जो भी इनके पास पेपर्स हैं वो रिमूव करें। बहुत बहस मुबाहिसे के बाद उन्होंने कहा मैं आपके पेपर पर लिख देती हूँ, आपकी आएगी सप्ली लाजमी। तो ये इंसिडेंट मैं फेस करके बैठी हूँ। और फिर इत्तफाकन ऐसा था कि हमारी जो बोर्ड टीम थी वो राउंड पे आ गई, और राउंड पे आने के बाद जब सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर हुई तो वो टीचर सस्पेंड हुई और उनको उसी वक्त निकाला गया बाहर स्टूडेंट को। और देन मुझे एक्स्ट्रा 30 मिनट्स दिए गए मेरा पेपर करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो गया था। तो ये सर की बात से मैं इसीलिए रिलेट कर रही हूँ। सर ने जो कहा ना कि वो ऐसे टीचर्स बैठे हुए जिन्हें पता ही नहीं है। जी मैं देख रहा हूँ बहुत तबाही फैला रहे हैं। एग्जाम हो रहा होता है, ज़रा सा बच्चे ने उठा के ऐसे नीचे पेंसिल उठा ली, वो चीखने शुरू हो गया। मैंने कहा तुम कौन हो? कहता सर मैं इधर नायब कासिद हूँ, मुझे इधर बिठाया हुआ है इन्होंने एग्जाम के लिए। नायब कासिद बैठा हुआ है, एडमिन वाला बैठा हुआ है, सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ है, ठीक है, फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी राउंड लगा रहा है, वो बदतमीजियाँ कर रहा है बच्चों के साथ। ये फ्यूचर के ऑफिसर है, यूनिवर्सिटी में BS कर रहा है बच्चा, वो फ्यूचर का ऑफिसर है। एग्जैक्टली कराची यूनिवर्सिटी से मैंने MSc किया अप्लाइड फिजिक्स के अंदर। वह टीचर स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये कोई खानसामा है। यार ये फ्यूचर के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, मास्टर्स कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स के अंदर, हम लोग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो मैं एज ए स्टूडेंट वंस आई वाज देयर, आई वाज इन यूनिफॉर्म, तो मैंने उन सबको सीधा किया वहाँ पे जाके कि तुम लोग ये कौन से किस दुनिया के लोग हो? तुम लोग कहीं मार्स से आए हो? तुम लोग इंसान भी हो कि नहीं? इंसान वो होता है जो दूसरे को फैसिलिटेट करता है, उसको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, उसकी हर वक्त उसको 24/7 अवेलेबिलिटी देनी चाहिए उसको। यहाँ टीचर से मिलना, प्रिंसिपल से मिलना, HM से मिलना, VC से मिलना, आप जाके दिखा दे कोई बड़े से बड़ा भी जाके तो जो उनसे मिल ले, जो उनसे बात कर ले।
कोई सुनवाई नहीं है। यही हर जगह का हाल बना हुआ है। ये इस वजह से आपका एजुकेशन सिस्टम, बल्कि सारे सिस्टम ही बैठ रहे हैं, क्योंकि आप इसमें ह्यूमन एलिमेंट ही नहीं डाल रहे, फैसिलिटेशन का एलिमेंट नहीं है, मदद का एलिमेंट नहीं। बिल्कुल मदद नहीं है। और ये तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सबसे पहला सवाल ही आपसे हुकूकुल इबाद का होगा कि आपने इंसानियत अपनी जो है वो कितनी निभाई है। फिरोज साहब, अगर हमारी जो यूथ इस वक्त हमें देख रही है, हम चाहें कि उन्हें एम्पावर करें कि वो बिज़नेस की तरफ आएँ, अपने आप को मज़ीद एम्पावर करें, ग्रूम करें अपने आप को, ताकि वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में पीछे ना रहें, तो क्या कुछ उनके लिए टिप्स होंगी कि वो बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये अभी एजुकेशन का सारा सिलसिला चल रहा है, तो इस पर भी मैं रोशनी डालते हुए दो अल्फाज बोलूँगा कि सबसे पहले आपका सिस्टम को, एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि कोई भी क्लासेस बच्चे प्रमोशन करते हैं तो सिंध बोर्ड की कॉपीज़ जो बुक्स होती है वो आती 6 महीने के बाद है, तो बच्चे को पढ़ाई कैसे होगी। दूसरे नंबर पे ये स्कूल्स जो है ना, वो स्कूल्स नहीं है, वो बेसिक माफिया बन चुके हैं बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिहाज से, उसके कमाने का ज़रिया बन चुके। आप कभी भी किसी भी बच्चे का किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो आप वहाँ पे फॉर्म देखोगे तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है कि वालिद की आमदनी कितनी है। तो ये कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे आजकल मामलात इतने टिपिकल हो गए, लोगों की तनख्वाहों से पूरा नहीं हो रहा। बच्चे 1 महीना फ़ीस लेट करते हैं तो दूसरे महीने स्कूल में बैक ले लिए जाते हैं। बच्चे को मतलब तमाम क्लास के सामने एक लिहाज से उसकी मतलब रेपुटेशन डाउन के साथ साथ उसकी जो हार्ट बीट्स होती है ना, जब उसको क्लास में स्टैंड अप किया जाता है और तुम्हारी फ़ीस नहीं भरी गई तो मतलब एक लिहाज से कि बच्चा वहीं आधा 50% तो स्पॉइल हो जाता है। अच्छा देखिए, वालिदैन के बाद अगर कोई दर्जा है तो वो टीचर्स का है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, टीचर्स उस्ताद वो होते हैं जो एक जो फूल होता है ना, इसको कली को खिला देते हैं, लेकिन टीचर्स का बिहेवियर इतना ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है कि बच्चे स्कूल जाते हुए अब घबराते हैं, डर और खौफ होता है। जैसे भाई ने फरमाया, इन्होंने फरमाया कि मैं DHA में रहता हूँ, मेरे बच्चे दूर पढ़ते, एज अ ड्राइवर कभी लेट हो गया, ट्रैफिक में लेट हो गए, तो बच्चों को स्कूल्स में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि लाइक 10 मिनट लेट हो गए तो स्कूल का गेट बंद हो जाता है। अच्छा, मैंने वैसे बहुत सारी कंप्लेंट्स देखी ऐसी कि बच्चों को फिर पनिश की जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अब हद से ज़्यादा स्कूल हो गए। आप जिस गली में जाओगे 2 स्कूल खुले हुए, 3 स्कूल खुले हुए, तो बेसिक चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। मैं अपने मेमन कम्युनिटी की बात करूंगा। अब मेरे कुछ दोस्त हैं जो मतलब मैट्रिक पास भी नहीं है और उनके 10-10 स्कूल है, 5-5 स्कूल है, तो मतलब चेकिंग बैलेंस नहीं है ना हमारे पास कि स्कूल का ऑनर कौन है बेसिक। अच्छा, जैसा ऑनर होगा, एक मिसाल है, जैसा बीज बोओगे आप वैसा ही दरख्त निकलेगा। आम का बीज बोओगे तो आम ही निकलना है। जब एक स्कूल का ऑनर ही पढ़ा लिखा नहीं है, उसके अंदर मतलब पढ़ाई, देखिए पढ़ाई एक बेसिक पढ़ाई नहीं है, वो एक शऊर देती है इंसान को, ऐसा ही है। काबिलियत देती है, बैठने उठने की तमीज़ देती है, अपना स्पीकिंग पावर देती है, उसको पता है कि तहजीब देती है। तो जब एक ऑनर ही आपका तहजीब वाला नहीं होगा तो फिर आगे आप कैसे सरवाइव करोगे। ऐसा ही है। तो ये सारे मामलात है, सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगा कि आपके पास पढ़ाई से बड़ा तो कोई हुनर है नहीं बेसिक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप अगर काम की तरफ आ रहे हो तो मैं आपको दूसरी बात भी करना चाह रहा हूँ कि देखिए, पढ़ाई होने के बावजूद भी लोगों के पास काम नहीं है। अभी एक रिसेंटली मेरे पास एक कस्टमर्स आई थी, हमारी ज्वेलरी की कस्टमर्स ऐसा होता है लाइक अ फैमिली मेम्बर्स। ऐसा ही है बिल्कुल। उनके बेटा ग्रेजुएट था और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि भाई इनके लिए कोई काम हो तो मुझे बताइएगा, जॉब हो तो बताइएगा। मैंने उसकी क्वालिफ़िकेशन पूछी तो ग्रेजुएट। अच्छा, दूसरे बेटे की वो शादी कर रही थी, दूसरे बेटे के लिए उसने ज्वेलरी मतलब थोड़ी अच्छी बनाई। तो मैंने बोला बाजी ये पढ़ा लिखा बच्चा, बोला बेटा इसकी पढ़ाई पे हमने अपने घर का जेवर बेचा, मतलब प्रॉपर्टी हमने सेल की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, काबिल बनाने के लिए। आज इसके पास जॉब नहीं है। अच्छा, दूसरा बेटा मेरा जो है वो बेसिक कारपेंटर है, बोला इसको अभी जॉब मिल रही है 30,000 रुपये की और ये महीना उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा कमा रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो एक ये भी एहसास है, महरूमी है कि हमारे पास एजुकेशन होने के बावजूद भी जॉब्स वगैरह नहीं है। लोग फिर बाहर की तरफ मूव होते हैं जॉब के लिए। तो ये पूरा सिस्टम है। दूसरे नंबर पे ये कि आपके ऊपर जो बीती आपने जो बताई
आप तो अच्छे माहौल में थी, अच्छे मामलात थे, अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड आपके साथ था तो हो गया सिलसिला। लेकिन चीटिंग तो इस दफ़ा इतनी उरूज पे कि आप तो चले टीचर्स दूसरे कमरों में बैठ के भी पेपर्स करा रहे हैं। ये तो है ही, लेकिन मैंने देखा 9 का पेपर होते, मैट्रिक के पेपर होते, इंटर के पेपर होते, आधे घंटे पहले पेपर लीक आउट हो चुका होता है। ये लोग हम ही तो कर रहे हैं, मतलब अवाम ही तो कर रही है। नहीं, आवाम नहीं, सिस्टम। अगर आपका सिस्टम देखिए ना, सिस्टम अगर आपका बेहतर है, देखिए आजकल ऐप अगर मोबाइल की, अगर मैंने कोई मैसेज किया है ना, जियो फॉरेंसिक, आपके पास इतने ऐप है, आपकी एजेंसीज के पास इतने ऐप है, ये फ़ौरन पता चल जाता है किसके ऐप से कहाँ से लीक आउट हुआ है। तो देखिए ये एक माशी कत्ल है ना। आप पूरे साल जिसने मेहनत की उसका क्या फॉल्ट है? फिर वो पूरे साल मेहनत नहीं करता। ऐसा ही। तो ये लीकेज पेपर होना ये मुनासिब नहीं है। क्यों? सिस्टम नहीं है ना। आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में आप चले जाए, अगर इंटीरियर सिंध में जाओगे वहाँ बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, गाय भैंसे मिलेगी पली हुई। ये बहुत सारे शोज़ भी हुए, मीडिया पे हाईलाइट भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ? आप वर्ल्ड वाइड चले जाए, अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, बरतानिया चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, वहाँ प्राइवेट स्कूल का सिस्टम्स नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स है। गरीब का बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा भी उसमें पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब से प्राइवेटाइज सिस्टम आया है ना, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट को लाइसेंस देने से पहले पूरी सारी चीज़ें चेकिंग बैलेंस करनी चाहिए, देखनी चाहिए। आप देखिए ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में आप चले जाए, आप मेरे साथ चल के सर्वे करें, किसी भी स्कूल में बच्चों की तादाद नहीं है, टीचर्स मौजूद नहीं है। टीचर्स आते हैं महीने के एंड में सिर्फ सैलरी लेने के लिए आते हैं। आप क्यों नहीं बायोमेट्रिक सिस्टम करते उसमें? आपने देखे ना, हमारे प्राइवेट ऑफिस में आप आ जाए, किसी भी ऑफिस में चले जाए, वहाँ बायोमेट्रिक है, आपका थंब लगता है कि बंदा आ रहा है, जा रहा है, कितने बजे आया, कितने बजे गया। तो आप ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे बायोमेट्रिक करें ना। आप क्यों नहीं फैसिलिटीज़ लेते? आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको फ़ंड पास नहीं होते, बिल्कुल फ़ंड पास होते हैं, सारी चीज़ें मौजूद होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे टीचर्स आ रहा है, आप उसकी क्वालिफिकेशन तो चेक करें। एग्जैक्टली। देखिए आप वर्ल्ड वाइज जाते हैं ना, पीआर कार्ड नंबर डालते तो आपकी पूरी एजुकेशन आ जाती है, आपके ऊपर कोई मर्डर चार्जेस है या कोई आपने सिग्नल भी तोड़ा है उसके चार्जेस भी आपके ऊपर, मतलब आप बताए नुमाया हो जाता है, उसकी क्लियर पिक्चर आ जाती है। और यहाँ तो कोई चेकिंग बैलेंस ही नहीं है। सही बात। अच्छा, दूसरे नंबर पे भाई ने बिल्कुल वजह फरमाया कि आपको अगर प्रिंसिपल से मिलना है तो जैसे प्रिंसिपल नहीं हो गया, सीएम हो गया, आप उससे मिलने जा रहे हो, आपने वेटिंग करनी है, वो बिजी है, फलाना है, अगड़म है। भाई आप स्कूल चल जो रहा है वो आपकी और हमारी बदौलत ही तो चल रहा है। ऐसा ही है। देखिए बच्चे बेसिक बुनियाद होते हैं, यही बुनियाद है, आगे जाके यही ऑफिसर्स बनते, यही मुल्क को चलाने वालों में से ये बनते। लेकिन हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम ही बेहतर नहीं होगा तो हम कहाँ से खड़े हो गए? अच्छा, दूसरे बहुत सारे स्कूल्स मैंने ऐसे देखे जहाँ इस्लामियात को तरजीह नहीं दी जाती है, आपके दीन को फॉलो नहीं किया जाता। तो बात सारी ये है कि स्कूल के अंदर दीन भी फॉलो करना चाहिए, नमाज के तरीके बताने चाहिए, बाकायदा नमाज का एहतमाम होना चाहिए। बिल्कुल। इस्लामिक देखिए वर्ल्ड वाइज आप यूके चले जाए, कहीं पे भी जाते तो मुसलमान अपने इस्लामिक सेंटर्स में डालते हैं, वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है, एक निज़ाम दिया गया है। अच्छा, यहाँ देखिए आप बच्चे मोबाइल्स लेके जा रहे हैं स्कूल में, टीचर्स के सामने, टीचर्स को फेवर पे गिफ्ट दे दिया, टीचर उसके करीब हो गई। तो ये तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप स्कूल्स में चले जाए, 26,000 रुपये फ़ीस, 20,000 रुपये फ़ीस, फिर 18,000 रुपये फीस। तो ये तो स्कूल एक मिडिल क्लास बंदा कैसे अफोर्ड करेगा? मतलब वो तो सोचेगा मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं नहीं, इससे अच्छा 1,000 रुपये दिहाड़ी पे रोज पे लगवा दूं। और मैं ये बात हमेशा करती हूँ कि जो बड़े स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उनके सामने जो बंदा ठेला लगाता है या जो रिक्शे वाला लेके जाता है उनके बच्चों को स्कूल, यकीनन उसका भी दिल है और उसका भी हक है कि उसके बच्चे भी उसी एजुकेशन से मुस्तफीद हों जिससे बाकी बच्चे हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो कि सर ने बात की। महक, मैं आपसे इस बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। हमारे स्टूडेंट्स बड़ी मिस्टेक करते हैं जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। मैं चाहूँगी वो थोड़ा आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो बिगेस्ट मिस्टेक्स, अली आप और महक दोनों ज़रा बताइएगा ऑडियंस को, जो यूथ हमें देख रही है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहती है, तो कुछ मिस्टेक्स जो वो कर जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए, ताकि वो आइंदा से ना करें।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ करें जिनको आप कैरी कर सकते हैं, जिनमें आप अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं। अपने इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स को आप चूज़ करें, अपने इंटरेस्ट की ही पढ़ाई को करें। अगर आपका फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उस तरफ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग पढ़ें और उसमें बस एवरेज मार्क्स लेके पास हों। अगर आपका फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, जिस भी तरफ बच्चे का इंटरेस्ट है, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को उसके इंटरेस्ट की फील्ड में जाने दें। बिल्कुल ऐसा ही। एंड जब एडमिशन फॉर्म्स की आपने बात की, तो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को चूज़ करें ताकि आप उसमें अच्छे ग्रेड्स लाएं और अपने लिए अच्छा फ्यूचर चूज़ कर सकें। हमारे यहाँ पेरेंटिंग की जो बात होती है, पेरेंटिंग बच्चे की तरबियत नहीं है, पेरेंटिंग इटसेल्फ पेरेंट्स की तरबियत है। अब जिस तरह 25 साल पहले 30 साल पहले हमें पाला गया था, आज वो तरीका एप्लीकेबल नहीं है। हमें कभी कभी फिजिकल मार भी हो जाती थी, लेकिन अगर आप रिलीजियसली भी देखें तो आज के दौर में वो नहीं है। और बच्चे की सेल्फ इस्टीम कहाँ जाती है उसके बाद? बच्चा ना आगे कॉन्फिडेंट रहता है, ना उसको खौफज़दा इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, कामयाब हो ही नहीं सकता। तो अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करें कि वो चाहे कॉलेजेस में जाए, यूनिवर्सिटीज़ में जाए, पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें, वो अकेले सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल, उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। उनको अपने थोड़ा फैसले लेने की हिम्मत, ताकत उनके अंदर होनी चाहिए। अली क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे दोनों रिस्पेक्टेड गेस्ट ने भी बात की कि स्कूल्स में ऐसा होता है कि अगर बच्चे की फीस नहीं आई है तो उसको सबके सामने खड़ा कर दिया जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल जो है डिमोलिश कर रहे हैं। डेफिनेटली सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो पे बल्कि माइनस पे आ जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, इस तरह टीचर्स को नहीं करना चाहिए। उनको और मैनेजमेंट को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि स्कूल स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए, ना कि इसलिए नहीं है कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हम माइनस पे लेके आ जाएं। प्लस जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर्म का आपने जिक्र किया एग्जैक्टली, तो उस क्वेश्चन की तरफ आते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि ये फॉर्म इनके पास आया है। पहली बात तो ये फॉर्म है किस चीज़ का, पहले तो नहीं ये पता नहीं होता ये फॉर्म है क्या। वो पहले देखते हैं फिर सोचते हैं क्या है। अब क्यों नहीं पता है बच्चे को? क्योंकि उसको बैक हैंड से गाइडेंस नहीं दी, उससे गाइड करना चाहिए। जब एक इंस्टीट्यूशन में एक बच्चा आ रहा है कि आपके पास एक फॉर्म आएगा, उसमें आपको अपने डिज़ायर सब्जेक्ट्स को देखना है। उसमें आपने ये देखना है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अगर आ रहे हैं तो वो ऑप्शंस हैं क्या। अगर आप उस ऑप्शंस को अवेल कर रहे हो फॉर द चूजिंग द सब्जेक्ट, तो आप उसको लेके कैरी ऑन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। देन फिर इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। अब गवर्नमेंट में फॉर्म्स में आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूएस, कनाडा, कैम्ब्रिज पे, तो हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि मिडिल नेम में क्या लिखना है, फर्स्ट नेम क्या और हमारा लास्ट नेम या गिवन नेम क्या। तो ये एक ऐसी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, जो कि स्टूडेंट की नॉलेज में होना चाहिए कि ये उसका फर्स्ट नेम है। मिडिल इनिशियल क्या है? अब मिडिल इनिशियल भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। यूएस में, यूके में जो है फॉर्म से मिडिल इनिशियल लिखा जाता है। अब मेरा नाम अली हैदर शाहिद है तो मैं मिडिल इनिशियल एच लिखूंगा, बट दे डोंट नो। अब वो सोच रहे होते हैं यहाँ पे लिखना क्या। तो ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को गाइड करनी चाहिए वाइल फिलिंग अप द फॉर्म। और बाद औक़ात जब वो साइन कर रहे होते हैं अपना, तो वहाँ उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वो जो साइन कर रहे हैं वो आया वो टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर पढ़ के साइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट चीज़ें साइन तो कर जाते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है। बाद में अगर कोई इशू आता है तो मैनेजमेंट कहती है इसमें तो आप ही का साइन है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब स्टूडेंट ने वो पॉइंट पढ़ा ही नहीं है, चाहे वो 11 नंबर का पॉइंट है या 2nd नंबर का पॉइंट है, वो वहाँ पे बॉन्ड हो जाता है। तो ये वो चीज़ है जो स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करें, और सबसे ज़्यादा स्कूल्स को चाहिए, क्योंकि स्कूल अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नो डाउट एक बिजनेस हब बन चुका है। मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो है आजकल देखा जाता है इवेंट्स हो रहे होते हैं, फ्रूट डे, स्ट्रॉबेरी डे, ये डे, हर दिन एक कलर डे हो रहा होता है। उसमें स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आप ये जो है कॉस्ट्यूम पहन के आएं। अब एक मिडिल क्लास वही बात आती है, वो किस तरह अपने बच्चे को भेज रहे हैं। अब वो हर महीने 3 कॉस्ट्यूम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, बच्चे को कहते हैं आप इवेंट बनाओ। तो इन चीज़ों को जो है हमें नहीं, मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे स्कूलिंग फॉर्म्स में ये मेंशन होता है कि हम ये इवेंट्स करेंगे, पेरेंट्स ये पढ़ते नहीं हैं, वो साइन कर देते हैं। ऐसा ही है। अब वो जो मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजमेंट कहती है वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट वी विल हैव 4 इवेंट्स इन 1 मंथ, आपका साइन हुआ हुआ है, वो ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते हैं। तो वही बात जैसे मेरी वाइफ ने कही, पेरेंटिंग भी बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहिए कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। एक डेमो होना चाहिए, टीचर खुद फॉर्म फिल करके दिखाए। वो एक स्टूडेंट प्रिटेंड करे
कि मैं एक स्टूडेंट और मैं इस तरह फॉर्म फिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मैं समझता हूँ इससे एक अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उस स्टेज पे आपने गाइड नहीं किया स्टूडेंट को, तो जब कल को उसको और मजीद मुश्किलात आएंगी तो उसकी आगे आने वाली जो एजुकेशन है वो थोड़ा सफ़र कर सकती है। एग्जैक्टली, और वो सफ़र करती है। अब जो मैंने मिडिल नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम गिवन नेम की बात की, ये हमारे आइल्स का जब एग्जामिनेशन फॉर्म जो जाता है, क्योंकि आइल्स पाकिस्तान में 3 जो है सेंटर्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स हैं जहाँ से आइल्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं। IDP है, AEO है और BC ब्रिटिश काउंसिल है। स्टूडेंट जब वहाँ पे जाता है, पोर्टल में अपनी एंट्री कर रहा होता है, तो वो अक्सर स्टूडेंट मुझे कॉल करके कहते हैं सर यहाँ पे लास्ट नेम आ रहा है, अब मैं लास्ट नेम क्या लिखूँ? ठीक है सर, मिडिल इनिशियल में क्या लिखना है? दे डू नॉट नो, क्यों? उनको वहाँ से पता ही नहीं था। बिल्कुल। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट को फेस हो रही हैं आजकल, और आज के दौर पे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि द वे वी आर स्टैंडिंग, इतने भी हमें डाउन नहीं होना चाहिए जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम हैं। यूथ की बस एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि हमारी जो यूथ है वो इस वक्त काम कर रही है, चाहे वो टीचिंग सेक्टर है, चाहे वो कोई भी फील्ड है। लेकिन वही बात है कि जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे सीनियर ऐसे बैठे हुए हैं जो यूथ को ग्रो अप नहीं होने देते। एग्जैक्टली। हालांकि यूथ में पोटेंशियल है, दे हैव द नॉलेज, दे नो हाउ टू टीच, लेकिन उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। हाँ। तो यूथ को भी इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आफ्टर पेरेंट्स टीचर इज द वन हु इज गोइंग टू गाइड। एग्जैक्टली। तो टीचर को फ्रेंडली होना चाहिए और ये रखना चाहिए माइंडसेट कि हमें स्टूडेंट के लेवल पे आके पढ़ाना है, हमें अपने लेवल पे नहीं रहना है, हमें बिल्कुल ग्राउंड रूट पे आके वहाँ से स्टूडेंट को उठाना है। तो ही ऑब्वियसली बात है वी कैन जनरेट अ मच मोर टैलेंटेड, यू कैन से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग तमाम लोग मैं समझती हूँ कि रेस कर रहे हैं और इन पे बात कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। माशरे में सुधार के लिए लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा बदलने की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस आने की बहुत ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में, और मैं और मेरी टीम हमेशा से ये कोशिश करती है कि आप तमाम लोगों तक अच्छी से अच्छी बातें पहुंचाई जाएं, पॉजिटिव बातें पहुंचाई जाएं। और अभी जो है हमारा प्रोग्राम अब जा रहा है अपने थोड़ा सा अख्तामी मराइल की तरफ, लेकिन अभी जो भी टाइम है हमारे पास, हम उसमें कोशिश करेंगे कि कुछ और पॉजिटिव चीज़ें, कुछ और ऐसी बातें जो कि आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हों, उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और थोड़ी देर में मेरी और आपकी मुलाकात होने वाली है किचन में हमारे, और मैं यहाँ मॉर्निंग में भी ज़रूर अनाउंस करना चाहूँगी कि अगर आप जो लोग हमें देख रहे हैं वो अच्छे शेफ़ हैं, कुलिनरी आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है या मिला भी है तो उस तरह से प्रॉपर तरीके से आप अपनी कुकिंग स्किल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, तो जी आइए, वीनस एंटरटेनमेंट आपके लिए है। नई सोच है, नया आगाज़ है। आपका किचन के नाम से हमारा किचन शो जो होता है, जिसमें हम आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यंग शेफ़्स हमने बुलाए हुए हैं, एक्सपीरियंस शेफ़ भी हम उसमें बुलाते हैं ताकि उनकी जो कुकिंग स्किल्स हैं वो इन्हांस हो सकें और वो आके लोगों के सामने अपना टैलेंट शोकास कर सकें। बैक टू द टॉपिक आते हैं, हम एजुकेशन पे आज बात करें। काफ़ी ब्रीफली हम इस टॉपिक को लेके बात करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यकीनन अगर आइल्स के हवाले से बात की जाए तो उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब उनको जो है ना वो कंट्रोल हो गई होंगी उनके दिमाग में कि भाई अब ये करना है हमें और ये नहीं करना, और ये करना है और ये नहीं करना। हम अगर बात करें अली आपसे कि आप क्या देखते हैं, क्या चेंजेस हैं बेसिकली जो कि अगर हो जाएंगे तो सिस्टम जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा? देखिए, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो अपग्रेड करना है हमें, अपग्रेड इन अ वे के अपडेटेड टॉपिक्स हमें लेके आने चाहिए, और कंसर्न जो फॉर एग्जांपल फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स आने चाहिए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम इकबाल साहब को पढ़ रहे होते हैं कॉमर्स में, हालांकि उसमें उनका काम नहीं, ठीक है एक लिमिट तक पढ़ना समझ में आता है, बट आप उसको प्रॉपर जो है टिल ही गोज़ फॉर द बैचलर्स, उसको इकबाल साहब भी पढ़ा रहे हैं, सही फ़ायदा नहीं है, फ्रूटफुल नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ठीक है, अगर आप लैंग्विस्टिक की बात करते हैं, अब इंग्लिश की अगर बात करते हैं, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन मास्टर्स इन लैंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, तो लैंग्विस्टिक एक डिफरेंट चीज़ है और लैंग्विस्टिक में चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, वो अपग्रेड सिस्टम हमारे जो है करिकुलम में ऐड हो जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है
इससे ये होगा कि एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट जो है या एक, क्योंकि हमारे पास एक स्कूल होता है इंग्लिश मीडियम और एक कहलाता है जो हम कहते हैं सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम। ऐसा ही। तो जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम है उसका सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है इंग्लिश मीडियम का, पढ़ाया उसमें वही जा रहा है जो कि एक उर्दू में जा रहा है। तो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करें कि जो इतने स्कूल्स खुल गए, जैसे अभी सर ने जिक्र किया कि हर गली में 2 स्कूल हैं, तो वो स्कूल्स क्यों ओपन हो रहे हैं, और जो स्कूल्स के ओनर हैं जो रन कर रहे हैं, आइदर दे हैव दिस कैपेबिलिटी, उनकी अपनी क्या जो है क्वालिफिकेशन है, उनकी अपनी क्या एक्सपर्टीज है एजुकेशन से रिलेटेड, इन चीज़ों को भी चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। प्लस स्पेशली इंग्लिश की मैं बात इसलिए करूँगा क्योंकि इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल हो रही है, वे ऑफ कम्युनिकेशन के वे में बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें बहुत हमें वर्कआउट की ज़रूरत है, विकैबलरीज की तरफ हमें आना चाहिए, अपग्रेड वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। अब एक बच्चा अगर डॉन न्यूज़पेपर इस वक्त उठाता है तो वो उसको एक डिक्शनरी रखनी पड़ती है, उसको डॉन समझ में नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि डॉन में इडियोमैटिक जो है फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स अलग डॉन यूज़ कर रहा होता है, विकैब्स डॉन अदर, तो वो विकैबलरीज को समझने के लिए बच्चा एक डिक्शनरी लेता है या तो सेलफोन में डिक्शनरी में सर्च कर रहा होता है वर्ड। तो हमें विकैबलरी सेशन को बहुत इंप्रूव करना चाहिए, छोटे छोटे वर्ड्स, फिर उसको लेवल वाइज जो है इंक्रीज करना चाहिए। ये नहीं हो कि एकदम से हमने हाई विकैब दे दिया, राइट। तो ये वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें तमाम कहना चाहिए एजुकेशनलिस्ट को एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। अब आपके चैनल के तवज्जुह से, जैसे लास्ट टाइम भी आपका एक प्रोग्राम हुआ था, इसमें डिस्कशन हुई थी, तो इस तरीके से जिस तरह आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आई होप कि दैट वुड गिव अ पॉजिटिव रिव्यू इंशाल्लाह। तो एजुकेशनलिस्ट अगर एक प्लेटफॉर्म में आते हैं, आई बिलीव कि दे कैन टेक ए गुड इनिशिएटिव। बिल्कुल गुड जो इनिशिएटिव जो है वो ले सकते हैं। नदीम साहब, आप क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह आपने एक तरीके से कहा जाए तो एक एक्सपीरियंस है आपका, आपने बहुत चीज़ें देखी हैं, आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं एजुकेशन का आप? देखिए, फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑप्टिमिस्टिक, और इंशाल्लाह हमारे मुल्क का भी फ्यूचर अच्छा है और बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा है। ये जो जनरेशन इस तरह के जो मैंने आप बताई स्ट्रिक्ट किस्म के लोगों की, ये इंशाल्लाह जैसे जैसे ये डिप्लीट होगी तो इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा अच्छा है। दूसरी बात ये कि अब अल्लाह के करम से एक फ़ायदा ये जो सोशल मीडिया का है, ये अब हर बंदे के हाथ में आ गया। ये एक टीचर भी है, एक गाइड भी है, एक उस्ताद भी है। ज़ाहिर है हर चीज़ के अच्छे पहलू भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अच्छे पहलू बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे को अब किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास हर तरह की लर्निंग, हर तरह की गाइडेंस, हर तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो आज गूगल में कोई भी चीज़ डालता है, उसके पास उसकी अवेलेबिलिटी होती है। किसी तरह का नोट्स चाहिए, किसी तरह का कोई टॉपिक चाहिए, उसके पास बेशुमार उसकी जो है वो पसंद के ट्यूटर्स की अवेलेबिलिटी है उसके पास। तो इंशाल्लाह ये जैसे जैसे ये इनकलकेट होगी, ये मॉडर्नाइजेशन, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, इसके अंदर जैसे जैसे ये आएगा, जिसके आप मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग इसके मुखालिफ हैं, हालांकि ये इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके नुकसानात के। तो आप देखेंगे कि विद इन 5 टाइम, जब पहले कोई चीज़ 10 साल में होती थी वो अब 5 ईयर्स में ट्रांसफॉर्म होगी। जो चीज़ पहले 20 साल में होती थी वो आप देखेंगे 10 साल में तो दुनिया बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म होगी। तो ऑटोमेटिकली बाय 2030 आप देखेंगे कि आपके मेजॉरिटी बच्चे खुद ब खुद पढ़े लिखे होंगे। आज एक स्वीपर भी जो है वो भी मोबाइल के ऊपर स्मार्ट पर उसको सारी दुनिया का पता होता है, वो बात कर सकता है, उसको पता होता है कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, इलेक्ट्रिक कार्स व्हीकल्स क्या है, फलां क्या है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने किया तो ये सारी चीज़ें, ये जो एक आपके घर में ये जो डिवाइस आ गया है, ये डिवाइस चेंज कर देगा इंशाल्लाह ताला। ये सारी जो मेंटालिटी है पुरानी, ठीक है, इसको भी चेंज करेगा और बच्चों को आगे लेके जाएगा। सर, जो बच्चे हमें देख रहे हैं इस वक्त, हमारी पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, सर क्या उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, एडवाइस करना चाहेंगे कि उनको ज़िंदगी अपनी किस तरह से गुजारनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें उनके पास दुनिया की जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इस वक्त उसको एक्सेस करना चाहिए। लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट की सहूलत है, वाईफाई है, इसको एक्सेस करना चाहिए। अपने आप को परेशानी में, टेंशन में नहीं डालने चाहिए। हमारे यहाँ के सिस्टम्स जो है वो स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं, उनको तंग करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। मैं पीएचडी का स्टूडेंट्स हूँ, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन से अगर मुझे डिग्री अटेस्ट करानी है तो हायर एजुकेशन कमीशन ने मेरे लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। हालांकि फैसिलिटेटर इदारा था, लेकिन उसने इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं कि कोई भी शख्स आसानी के साथ डिग्री को जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट न करा सके। अपनी बचपन से लेके सारी डिग्रियां भेजे, उसके पीछे वीसी के पेन से साइन भी हुए हुए हों, पता नहीं क्या क्या, आप देखिए, आप देखेंगे तो ठीक है।
तो ये जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला ये जो एक मोबाइल की शक्ल के अंदर घर में एक गाइड आ गया है, गार्जियन आ गया है, एक मोबाइल आप कह लें इसको, ये इंशाल्लाह ताला फ्यूचर चेंज करेगा और ये इन सारे लोगों को ख़त्म करेगा जिन्होंने इस वक्त माशरे में घेरा हुआ है एजुकेशन सिस्टम को और बहुत सारे सिस्टम्स को इन लोगों ने घेरा हुआ। बिल्कुल, और बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि आप तमाम लोगों तक इस वक्त पहुँच रही हैं और ये कोशिश करें कि ज़िंदगी का हिस्सा भी उन्हें बनाएं। फिरोज साहब, बिजनेस कम्युनिटी हमारी जो यूथ है उसको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है अपने आप को मज़ीद ग्रूम करने के लिए? देखिए, क्वालिफ़िकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग हो या किसी भी और अदर काम करते हो। क्वालिफ़िकेशन तो वो हुनर है जो कभी ज़ाया नहीं जाता मेरी नज़र में, मैंने ये देखा है। और बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोगों को अब आहिस्ते आहिस्ते शऊर आ रहा है और वो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। पहले बेसिक क्या होता था कि बच्चे 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, वालिद साहब ने दुकान ले जाना चालू कर दिया, बोला भाई ये ट्रेन हो जाएगा, और ये ऐसा रहा है। बहुत से बिजनेसमैन कम्युनिटी के मैं ऐसे लोग आपको बताऊंगा जो मतलब बिलियनर्स लोग हैं, जिन्होंने साइन करना अब जाके सीखा है। पढ़ने के लिए उन्होंने 2-2 बंदे रखे हुए ट्रांसलेटर, मतलब कि बताओ क्या है ब्रीफिंग वगैरह XYZ। लेकिन बिजनेसमैन कम्युनिटी के बिज़नेस के साथ साथ अपने बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि एजुकेशन वाला बच्चा होगा ना तो उसका एटीट्यूड भी अलग होगा, उसका चाल चलन भी अलग होगा, उसका तरीक़ेकार ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो प्रॉपर लेके चलेगा, मतलब एक सीधे वे पे चलेगा, आए बाएं शाएं वाली चीज़ें नहीं करेगा, जुगाड़ वाली चीज़ें जो होती है ना कारोबार में, और उसमें बिजनेस में तरक्की भी होगी। जब बंदा कोई बैठा हुआ है मतलब एक तरीक़ेकार वाला बंदा जिसको एनो हाई है क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से भी और बिज़नेस के लिहाज से भी, तो वो मज़ीद अपना बिज़नेस बहुत बेहतर तरीके से रन कर सकता है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है ये भी कि हर शोबे में, मैं हमेशा से कहती हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। महक, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी जो यूथ इस वक्त हमें देख रही है उन्हें ये ज़रूर गाइड करेगा कि वो अगर अपने लिए किसी कंट्री को चूज़ करें तो उनको मतलब वो किस तरह से प्रॉपर जगह चूज़ करें जहाँ उनको जाना है, और वो ये सारे डिसीजंस जो हैं अब्रॉड जाने के, क्योंकि ये काफ़ी टफ डिसीजन होता है और इसके लिए बहुत सोच विचार करनी पड़ती है, उसके बाद आप डिसीजन पे आएँ। तो वो आप लोग जिस तरह से गाइड करते हैं, मैं चाहूँगी कि जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें प्लीज़ बताइए। ठीक है, सबसे पहले किसी भी कंट्री जाने के लिए बेहतर है यही होता है कि आप पहले वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन देख लें। वहाँ ब्लॉक अकाउंट कितना रिक्वायर्ड है, वहाँ जाने के लिए आपको कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं होते, जिस वजह से उनको वो चले तो जाते हैं वर्क वीज़ा पर, लेकिन जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं। अपने आप इंटर्नशिप्स करें, एक्सपीरियंस लें, फिर वहाँ जाएँ, क्योंकि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को बहुत आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं। अपनी एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम में कोई ना कोई काम आप ऐसा करते रहें जिसके साथ आपका, अगर इस तरह का कोई लाइक रिक्वायरमेंट आती है कि आपको इस डिग्री के साथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, देन फिर आपको डिग्री लेने के बाद 2 इयर्स इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं। तो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि आप किसी भी कंट्री में जाएं, चाहे स्टडी, वर्क या इमिग्रेशन, किसी भी पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ के लिए प्रिपेयर हों और नॉलेज लेकर फिर कंसल्टेंट्स के पास आएँ। आप हमारे पास अक्सर आ जाते हैं लोग, 5 लाख का बजट है, हमें कनाडा भेज दें, नॉट पॉसिबल। 10 लाख का बजट है, USA भेज दें, नॉट पॉसिबल। तो थोड़ी नॉलेज लेकर आए, ब्लॉक अकाउंट देखें, आपकी टिकट के देखें, कंसल्टेंट की फ़ीस होती है, सारी चीज़ें देखकर फिर आगे आएँ। एग्जैक्टली, तो ये सब कुछ जो है वो आज यकीनन आप लोगों के माइंड में बहुत तरीके से क्लियर हो गया होगा। अली, मैं चाहूँगी कि बिल्कुल लास्ट मिनट्स हैं हमारे पास, तो आप जाते जाते जो यूथ हमें देख रही है और मतलब आइल्स के लिए उनकी प्रिपरेशंस हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि एज अ CEO एंड आइल्स इंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट नेस्ट कि आपको चारों मॉड्यूल्स में अगर आपको कमांड हासिल करनी है तो उसमें डेडिकेटेड होना है, पहली तो बात ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि चारों मॉड्यूल्स को एक साथ लेके नहीं प्रिपरेशन करें। सही, आप पहले स्पीकिंग को लें और स्पीकिंग के बारे में आपको स्पीकिंग को पहले नो हाउ होनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत, और उसकी प्रैक्टिस करें, खुद से स्पीक करें, अपने किसी दोस्त के साथ करें। आइल्स की कैम्ब्रिज बुक्स अवेलेबल है हमारे पास, कैम्ब्रिज आइल्स बुक्स, वो आप ले सकते हैं। प्लस ट्राई टू स्पीक एटलीस्ट फॉर 1 मिनट ऑन अ गिवन टॉपिक। एक टॉपिक है आपका, मतलब प्रोसेस ये होना चाहिए कि आपने स्टॉप वॉच ली, स्टॉप वॉच में आपने 60 सेकंड्स में उस टॉपिक से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होंगे, बुलेट पॉइंट्स बना लिए, रीसेट किया आपने अपने स्टॉप वॉच को, एंड देन यू नीड टू स्पीक 2 मिनट्स एटलीस्ट। अगर आप जो है वो टाइम एग्जैक्टली आप अब 2 मिनट्स तक आप बात कर रहे हैं, उसमें आपके बहुत सारे पॉजेज आ रहे हैं, जार्गन्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने 2 मिनट्स हिट कर लिया है, चलें गुड टू गो, देन ऑब्वियसली बात है इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप
एक दिन में अगर 3 टॉपिक्स लेते हैं और तीनों टॉपिक्स को आप इस तरह यूज कर रहे हैं 2 मिनट्स के लिए, तो आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो गई है। ये इसकी वजह ये थी ये टिप्स देने की, क्योंकि आइल्स में ये क्यू कार्ड कहलाता है बेसिकली। क्यू कार्ड में होता है ये कि एग्जामिनर आपको एक टॉपिक दे देगा विद 4 क्वेश्चंस और आपसे कहेगा कि 60 सेकंड्स में बुलेट पॉइंट्स बनाओ। सही। अब स्टूडेंट को 60 सेकंड्स में 1 वर्ड 2 वर्ड्स के बुलेट पॉइंट्स बनाने, देन एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू स्पीक 2 मिनट्स ऑन द गिवन टॉपिक। ये टारगेट है आपका। अगर आप नहीं 2 मिनट्स डिलीवर करते हैं, आपके 0.5 माइनस आ जाते हैं बैंड्स, तो आप 9 में से 8.5 में आ गए। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं तो आप 0.5 वहां माइनस हो रहा है। तो स्पीकिंग पे इस तरह वो होने चाहिए कि प्रैक्टिस करें। लिसनिंग की अगर बात करते हैं, इन शॉर्ट इंग्लिश मूवीज को देखें विदाउट सबटाइटल। मैं भी यही कहने वाली थी, विदाउट सबटाइटल्स देखें। बिल्कुल, क्योंकि सबटाइटल की में ये होता है कि हमारी कंसंट्रेशन रीडिंग में चली जाती है, तो वो लिसनिंग रहती नहीं है। हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, एप्पल है, बहुत सारे चैनल्स हैं। हम उसको विद सबटाइटल को ऑफ करें, लिसन करें, ठीक है। एक आपने सीजन की एक एपिसोड अगर देख ली, नोटबुक भी लेके बैठे, अगर कोई वर्ड ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको राइट डाउन करके फिर आप उस पे वर्कआउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, फिर आप गूगल में सर्च कर लें, डिक्शनरी में कर लें। तो लिसनिंग, मूवीज, सीजन्स बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम राइटिंग की बात करते हैं, राइटिंग के लिए ग्रामर बहुत जरूरी है। ग्रामर इनफैक्ट सबके लिए जरूरी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है कि ग्रामर कुछ नहीं है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल टेस्ट, चाहे वो पीटी है, आइल्स है, ओईटी है, डिलिंगो है, ऑल आर बेस्ड ऑन ग्रामर। हमें अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और लिखते वक्त हमें पता होना चाहिए कि अगर एक गिवन टॉपिक है तो उस टॉपिक को हमें पहले इंट्रोड्यूस कराना है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी ऑडियंस या पब्लिक जो है वो डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ना इंट्रो देते हैं, ना टॉपिक का बैकग्राउंड बताते हैं और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों की तरफ आना होता है। ये बहुत वाकई वो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो कि यकीनन आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद हैं। और आज का पूरा शो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे फ़ायदों से भरपूर था। मुझे भी बहुत कुछ पर्सनली सीखने को मिला। हर शो से मैं यकीनन कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ और आप लोगों ने भी यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया आज नई सुबह के लिए। और मैं आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो लोग हमें देख रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपने आसपास वालों का खास ख्याल रखें और सबसे पहले आप अपना खुद का ख्याल रखें। किसी की किरदार कशी करने से पहले अपने आप में देख लीजिए कि आप कैसे हैं। आपके अंदर तो कुछ खामियां नहीं, आपके अंदर तो कुछ बुराइयां नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहले आप अपने आप को सही करेंगे तभी आप किसी माशरे को ठीक कर सकते हैं, तभी आप अपने आसपास के लोगों को ठीक कर सकते हैं। मुकम्मल ज़ात, परफेक्ट ज़ात तो सिर्फ अल्लाह पाक की है। कोई भी इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है। इंसान खता का पुतला है, गलतियां हर इंसान से होती है। कोशिश करें लोगों की गलतियों को माफ़ करना सीखें, लोगों के ऐबों पे पर्दा डालना सीखें, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम लोगों के ऐबों पे पर्दा डालोगे तो मैं तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालूंगा। ये चीज़ें कुछ जो कि ज़िंदगी में आप अपना जो है रूटीन बना लें, मामूल बना लें। कोई अच्छी बात देखें तो, कोई अच्छी बात सुनें तो उसे ज़रूर लिख लें और जो लिख लें उसे जो है वो पढ़ें और रिमाइंड में भी रखें। मेरी आपसे मुलाकात होने वाली अभी कुछ ही देर बाद दोबारा से किचन में आपसे मुलाकात करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग से मुझे दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नए गेस्ट के साथ। सुबह 10 से 12 होंगे हम लाइव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।